बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद अंग्रेज़ों ने महात्मा गांधी जी को जेल में डाल दिया, उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी जी के जेल जाने के बाद, यानी कि असहयोग आंदोलन वापस ले लिए जाने के बाद देश का माहौल क्या था, यानी कि देश के लोग क्या सोच रहे थे। देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस वो क्या सोच रही थी जब महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि देश का माहौल क्या था, देश के लोग क्या सोच रहे थे। तो जब लोगों को ये पता चला कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है तो पूरा देश दंग रह गया। खासकर ऐसे युवा जो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे युवा नेता थे जो इस आंदोलन में अपना जी जान लगा दिए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब यह पता चला कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है तो उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन का वापस ले लिया जाना यह भारत का दुर्भाग्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आइए हम देखते हैं कि इस समय कांग्रेस, जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसके लीडर क्या सोच रहे थे। तो कांग्रेस के नेता ये मान रहे थे कि हाँ भाई, चलिए ठीक ही हुआ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि जिस तरह भारतीय भी हिंसक हो गए थे वह भारतीयों के हित में नहीं था, यानी कि वो भारत के हित में नहीं था। तो अच्छा ही हुआ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अब प्रश्न ये उठता है, अब आप ये कहेंगे कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेसी नहीं थे? तो जवाब इसका यही है कि ये लोग भी कांग्रेसी ही थे, लेकिन उस समय ये युवा थे। युवा होने के नाते इनकी बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। अब बात करते हैं हम ऐसे लोगों की जो कि कुछ उनसे ज़्यादा उम्र वाले थे, बूढ़े थे, और जिनकी चलती थी कांग्रेस में, जिनकी बातों को अहमियत दिया जाता था। तो ऐसे लोगों का ये मानना था कि हाँ भाई, ठीक ही हुआ कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया है। तो अब सवाल यह खड़ा हुआ कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इस बात को लेकर के कांग्रेस में मतभेद हो गया। कुछ लोगों का मानना था कि अब तक जैसे हम लोग आगे बढ़ते चले आ रहे थे, हम लोग वैसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और देश के लिए जो अच्छा होगा वो हम करते रहेंगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार ने एक संविधान बनाया है और उस संविधान के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में इलेक्शन लड़िए, चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने के बाद आप आइए हमारे पास और बताइए कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। अगर हमको लगा कि वास्तव में समस्या है तो हम उसका समाधान करेंगे। कुछ लोग ये सोच रहे थे। तो उसी में कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, ये अंग्रेज़ों की चाल है। तो जो ये समझ रहे थे या जो ये कह रहे थे कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए, वो कांग्रेस में थोड़े से हल्के थे, और जो ये कह रहे थे कि हमें चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो कांग्रेस में थोड़े मजबूत थे। चुनाव कौन लड़ना चाह रहे थे? तो मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये लोग चुनाव लड़ने के पक्ष में थे। इन लोगों का मानना था कि हम लोग चुनाव लड़ें और लड़ने के बाद फिर हम इनसे बात करें। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता ये चाह रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं लड़ें, क्योंकि यह अंग्रेज़ों की चाल है। इस बात को लेकर के दोनों पक्ष में एक असमंजस की स्थिति बन गई, या हम कह सकते हैं कि यहीं से
कांग्रेस पार्टी दो भागों में अंदर ही अंदर विभाजित होने की आधारशिला इसी समय से लगनी शुरू हो गई। अब धीरे धीरे समय आ गया 1922 ईस्वी का। 1922 ईस्वी में बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है गया, गया शहर भी है, तो वहाँ पे कांग्रेस का सालाना अधिवेशन होना था और उस अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास को सौंपी गई। चित्तरंजन दास को गया अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए कहा गया। अब तक जो ये दो गुट सामने आ गए थे, सामने अपने अपने विचारों के माध्यम से आ रहे थे, इस अधिवेशन में, गया के इस अधिवेशन में वह खुल करके एक दूसरे के सामने आ गए और किसी भी कीमत पर एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। हुआ ये कि चित्तरंजन दास नाराज़ होकर के कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने कहा कि आज से हम कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे, हम त्यागपत्र देते हैं। और उसी समय नाराज़ होकर के उन्होंने 1923 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अंदर ही स्वराज पार्टी नामक स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। यहाँ आपको लिखा भी है कि स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास के नेतृत्व में 1923 ईस्वी में हुआ और यह पार्टी चुनाव में भाग लिया और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया। लेकिन 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के उपरांत यह पार्टी जो है बिखर गई और इसके जो नेता थे वो एक एक करके फिर से कांग्रेस में शामिल होते चले गए। या हम कह सकते हैं कि इस चित्तरंजन दास की मृत्यु के उपरांत जो स्वराज पार्टी के नेता थे वो एक बार फिर से कांग्रेसी हो गए। तो इन सारी घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता था कि उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वह बहुत ही असहज थी। ये कहा नहीं जा सकता था कि भारतीय राजनीति का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जो युवा वर्ग था वह खून खराबा करना चाहता था। वो ये चाहता था कि हम लड़ाई लड़ें। तो इन सब सारी घटनाओं को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि उस समय भारत की इस राजनीतिक स्थिति जो थी वह एकदम अशांत थी, डमाडोल थी और अगला कदम क्या होगा यह कहा नहीं जा सकता था। इसी समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। पहली घटना घटती है कि पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हो जाता है, यानी कि लोगों के पास पैसे का अभाव उत्पन्न हो जाता है। यह भारत में भी हुआ। 1926 से यह महामंदी का दौर शुरू हुआ और 1930 तक आते आते इतना स्थिति भयावह हो गई कि कृषि से उपजने वाली, भूमि से उपजने वाली अनाज कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। किसान जो थे वह घर से अनाज को बाज़ारों में ले जाकर के बेचने के लिए ले जाते थे और शाम तक कोई ख़रीदार नहीं मिलता था और बेचारे मजबूर होकर के वापस लौटते थे। तो हम कह सकते हैं कि किसानों के मन में भी असंतोष था, घोर निराशा आ गई थी। और दूसरी घटना यह घटी कि उसी समय अंग्रेज़ों ने एक कमीशन का गठन किया जिसके अध्यक्ष बनाए गए साइमन। और इस कमेटी का ये काम था कि वो भारत आए और यहाँ की परिस्थिति को देखे, यहाँ की स्थिति को देखे और भारतीय नेताओं को ये बताए कि किस तरह से आपको राजनीति करनी है। तो 1927 में इस कमेटी का गठन हुआ और 3 फरवरी 1928 को यह कमेटी भारत आई। तो जब भारत के लोगों को यह पता चला कि कुछ लोग आए हैं जिसमें कि सारे के सारे अंग्रेज़ हैं और ये बताने आए हैं कि हमको किस तरह से राजनीति करनी है, तो भारतीयों को लगा कि अरे भाई ये हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें राजनीति करनी है या खुद हम जानेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यह कमेटी जो बनाई गई है यह भारतीयों के हित में बनाई गई है, लेकिन भारतीयों ने सोचा कि अगर यह भारतीयों के हित में बनाई गई है तो इसमें कोई भारतीय क्यों नहीं है।
इसमें 7 लोग थे और 7 के 7 लोग जो है अंग्रेज ही थे। तो भाई अंग्रेज क्यों किसी भारतीय का भला चाहेगा, वो अपने ही भले के लिए आए होंगे, ऐसा भारतीयों ने सोचा। और जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उनका स्वागत जो है भारत के लोगों ने काले झंडे दिखाकर किया। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। काले झंडे क्यों दिखाए जाते हैं? जब कोई व्यक्ति या जब किसी व्यक्ति को काले झंडे दिखाए जाते हैं तो उसका अर्थ यही होता है कि आप जो यहाँ पे कार्य करने आए हैं वह सही नहीं है, वह देश हित में नहीं है। इसलिए साइमन कमीशन का लोगों ने विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। इन्हीं सब सारी बातों को हमने व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है। एक बार हम व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। असहयोग आंदोलन के बाद हुआ क्या कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन हुआ और 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होने के बाद 1925 में ये पार्टी चुनाव के लिए जाती है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहता है कि 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है और यह पार्टी पुनः बिखर जाती है और इसके एक एक करके नेता जो है फिर से कांग्रेसी बन गए। युवा नेता क्या चाह रहे थे? जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि युवा नेता खून खराबा चाह रहे थे। वो ये मान रहे थे कि असहयोग आंदोलन का वापस लिया जाना ये भारतीयों के हित में नहीं है। और ठीक इसी समय आपको बताया भी गया कि आर्थिक मंदी का एक दौर चला। 2 घटनाएं घटीं। पहला, विश्व आर्थिक मंदी की चपेट में आया जिससे भारत भी अछूता नहीं रहा। और साइमन कमीशन जब भारत आया तो लोगों ने इस कमीशन का विरोध किया। तो साइमन कमीशन का जब विरोध हुआ तो उस समय का जो लॉर्ड था, लॉर्ड इरविन, उसने सोचा या उसने कहा कि ठीक है भाई, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि हम अपने ही तरीके से राजनीति करें और हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, तो ठीक है, आप लोग एक संविधान बना करके हमको दिखा दीजिए, हम वो संविधान पूरे भारत में लागू कर देंगे अगर वह संविधान भारत के लोग मान लेते हैं। कार्य चुनौतीपूर्ण था, लेकिन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में उनको जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप एक संविधान बनाइए। चूँकि लॉर्ड इरविन जानता था कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मों में बटा हुआ है, जहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, उच्च जात के लोग रहते हैं, निम्न जात के लोग रहते हैं, मध्यम वर्ग रहते हैं। तो उसे ये पता था कि यह कार्य इतना सरल नहीं है। तो उसने जानबूझ करके ऐसा कहा कि ठीक है, आप एक संविधान बनाइए, अगर वह संविधान भारत के लोग मान लेते हैं तो हम वह संविधान पूरे देश में लागू कर देंगे। तो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति बनती है और समिति जो है 1928 में इसका गठन होता है और अगस्त 1928 में यह प्रतिवेदन लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और इसी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। 1928 ईस्वी में जब मोतीलाल नेहरू ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसे कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो उसमें उन्होंने कुछ मांगें रखी। आइए हम देखते हैं वो मांगें कौन कौन सी थी। तो पहली मांग थी औपनिवेशिक स्वराज की मांग। यह औपनिवेशिक स्वराज की मांग क्या है? तो इन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आप हम पर शासन करते रहिए, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करने जाएंगे, हम आपको जो लगान दे रहे हैं वो आपको देते रहेंगे, तो ठीक है आप करते रहिए, लेकिन विदेशी और सुरक्षा मामलों के अलावा सभी मामले भारतीय देखेंगे। कि ठीक है भाई, आप विदेशी मामले को देखिए, आप सुरक्षा के मामले को देखिए, लेकिन इसके अतिरिक्त जितने भी मामले हैं, जो भी आंतरिक मामले हैं भारत के, वह भारतीय ही देखेंगे। ऐसा मांग किया गया इस रिपोर्ट में। इसके बाद क्या चाहा गया कि विचार अभिव्यक्ति का अधिकार मिलना चाहिए। अंग्रेज़ों ने उस समय एक कानून बनाया था कि अंग्रेज़ों के खिलाफ़ अगर कोई बोलता है तो वह देशद्रोह की श्रेणी में आता था। तो इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि भाई जो विचार हम रखते हैं उसको हमें व्यक्त करने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए, या ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं जो सोचता हूँ वह बोल भी सकूँ, और जो आपने ये कानून, अंधा कानून आपने बना के रखा है, इसको आप हटाइए। और क्या मांग रखा गया
कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या है? तो उस समय ऐसी व्यवस्था प्रदान की गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा कि अगर कोई मुस्लिम चुनाव में लड़ रहा है तो उसे वोट कौन करेगा? उसे सिर्फ मुसलमान वोट करेंगे। अगर कोई हिंदू खड़ा हुआ है चुनाव में तो उसे वोट कौन करेगा? उसे हिंदू ही वोट करेगा, उसे मुसलमान चुनाव वोट नहीं करेगा। तो ये इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थीं, जो प्रणालियां थीं, उसको पंडित मोतीलाल नेहरू ने कहा कि ये नहीं चलेगा। इससे क्या होगा कि हमारे देश की जो भाईचारा का जो माहौल है वो बिगड़ेगा और एक धर्म दूसरे धर्म के प्रति लड़ेगा, एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। इसलिए यह जो निर्वाचन प्रणाली है यह समाप्त होनी चाहिए। तो जब यह रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू ने देश के सामने रखा तो सबसे पहले इसे देश के लोगों ने ही खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? इसमें सबसे पहले खारिज करने वालों में पिछड़ा वर्ग के लोग थे। इन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में हमारे लिए क्या है, ये जो आपने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है इसमें हमारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। इसमें अल्पसंख्यकों ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। जो नीचे वर्ग के लोग थे उन्होंने भी इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया। उसने कहा कि हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। तो जैसा कि लॉर्ड इरविन चाहता था हुआ वही। कोई संविधान ऐसा नहीं बन सका जो सारे देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करे या सभी लोग इससे सहमत हों। कोई ऐसा संविधान नहीं बन सका। अब स्थिति और विकराल हो गई। स्थितियां इतनी दयनीय हो गई कि फिर से लोग आपस में ही संघर्ष करना प्रारंभ किए। वैचारिक मतभेद इतने उभर गए कि एकदम से राजनीति जो है भारत की अस्थिर हो गई। समय चलता रहा, धीरे धीरे समय आ गया 1929 का। 1929 में लाहौर में अधिवेशन होना था और जिसके अध्यक्ष बनाए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। हम ये क्यों कहते हैं कि ठीक है कि हमें औपनिवेशिक स्वराज की मांग हम क्यों करें? अरे भाई, देश हमारा है, हम इस पर शासन करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि देश हमारा रहे और कोई बाहरी आकर के हम पर शासन करे। ये जो हम मांग रहे हैं औपनिवेशिक स्वराज, ये हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो कांग्रेस के लोग भी पहले ना नुकुर किए, लेकिन बाद में उनको लगा कि नहीं, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं वह सही है। तो पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 31 अक्टूबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई। अब उस समय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई कि अब लॉर्ड इरविन को लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत का जो युवा है वह फिर से आक्रोशित हो जाए। तो उसने कहा, एक चाल चली उसने, और उसने कहा कि भाई ठीक है, जो आप ये कह रहे हैं औपनिवेशिक स्वराज, ठीक है, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। यानी कि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने इंडियन स्टेटस की जो मांग पहले लोग कर रहे थे उसके कहा ठीक है, हम आपको यह दे रहे हैं। लेकिन सिरे से खारिज कर दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन जो इसने कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस बना देंगे, लेकिन कब बनाएंगे ये डेट नहीं बताया था। यह भी नहीं बताया था कि हम किस तारीख को आपको दे देंगे या किस तारीख को औपनिवेशिक स्वराज की ये जो आपकी मांग है उसको हम पूरा कर देंगे। इसका समय वो निर्धारित नहीं किया था। तो हुआ क्या कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उनको अध्यक्ष बनाया जाता है और उनके नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग रखी जाती है कि हमें आज़ादी चाहिए, हम भारत के लोग अपनी शासन व्यवस्था खुद चलाएंगे। हुआ क्या कि उसी समय एक और निर्णय लिया गया लाहौर अधिवेशन में ही कि 26 जनवरी 1929 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। आज स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त। और उस समय क्या था कि
26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद हुआ क्या कि 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को रावी नदी के निकट या रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया जाता है और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस कब अब हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं, लेकिन पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। इन सब सारी चीज़ों से जो चाहा गया था वह हुआ नहीं। चाहा क्या गया था? चाहा ये गया था कि पूरे देश के लोग इस स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लें या स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लें, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो एक बार पुनः कांग्रेस के नेताओं को लगा कि हमें एक और आंदोलन करने की आवश्यकता है। तो पूरे देश को कौन एकत्रित कर सकता था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी क्या कर रहे थे? 1924 से जेल से छूटने के बाद तो वो राजनीति से दूर हो गए थे कुछ दिनों के लिए। वह समाज सेवा में लग गए थे। छुआछूत की जो बीमारी थी हमारे देश में, अस्पृश्यता जैसी जो बीमारी थी, इन सब से निजात दिलाने के लिए वो संघर्ष कर रहे थे। तो लोगों ने गांधी जी को बुलाया और कहा कि आप कब तक दूर रहिएगा, आवश्यकता है एक ऐसे आंदोलन की जिससे पूरा देश एकत्रित हो, उसमें सम्मिलित हो। तो महात्मा गांधी जी ने भी आवश्यकता को महसूस किया कि हाँ, एक आंदोलन की आवश्यकता है। तो महात्मा गांधी जी आंदोलन के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों की मांग को हम ध्यान में रखते हुए एक आंदोलन चलाएंगे और उस आंदोलन का नाम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।